अगर सबसे ज्यादा कहीं असर पड़ा है तो वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के साथ साथ हर छोटी बड़ी शिक्षण संस्था अभी भी पूरी तरह से बंद है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र ने इसकी एक काट खोजी है, इसका एक रास्ता निकाला है जो कि ऑनलाइन पढ़ाई के तौर पर, ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। फिलहाल देश की तकरीबन हर शिक्षण संस्था ऑनलाइन क्लासेस चलाकर स्टूडेंट्स को शिक्षा मुहैया कराने का काम कर रही है। ऑनलाइन शिक्षा के क्या क्या चैलेंजेस हैं और फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र को किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है, इसके बारे में जमीनी स्तर पर वही सही जानकारी दे सकता है जो या तो इससे जुड़ा हुआ हो या फिर कोई शिक्षण संस्था का परिचालन कर रहा हो, संचालन कर रहा हो। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही वरिष्ठ और मशहूर शिक्षाविद, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गादिया साहब। डॉक्टर गादिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई मकाम हासिल किए हैं, अपने विजन के जरिए देश के भविष्य का निर्माण करने में आप जुटे हुए हैं। जाहिर है कोरोना संकट के इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे चैलेंजेस के बारे में भी आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। हम इन सारे विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले प्राइम न्यूज पर आप जैसा शिक्षाविद जुड़ा हुआ है, पिछले 2-2.5 महीनों की जो चुनौतियां रही और इन चुनौतियों ने आने वाले भविष्य का जो संकट खड़ा किया है, आप जैसा एक मनीषी, एक चिंतक उसे किस नजरिए से देख रहा है, इस पर पहले टिप्पणी करिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से ये 2-2.5 महीने का समय बहुत ही मुश्किल समय रहा। एक तरीके से पूरा का पूरा वातावरण ही बदल गया है जी। अभी शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चुनौतियां सामने आ गई है। कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है जी, और सबको ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था चल रही है। लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल सही है। जो फिजिकल एजुकेशन है और स्पेशली जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात आती है तो वो ऑनलाइन नहीं की जा सकती। लेकिन अभी तो क्योंकि छुट्टियों का समय भी चल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों के परीक्षाओं की, तो वह हम कैसे भी करके इसको पूरी करेंगे। लेकिन आगे आने वाला समय एक पूरा का पूरा आधारभूत परिवर्तन का समय होगा जी। इसमें बहुत सारी बातें हैं। जो शहरी बच्चे हैं वो किसी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन को प्राप्त कर लेंगे जी, लेकिन मुझे चिंता है उन गांव के बच्चों की, उन गरीब घर के बच्चों की जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। वो अपनी शिक्षा कैसे पूरी करेंगे, इसको लेकर हम सब लोग चिंतित हैं जी। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार की जननी होती। बिल्कुल सही है। और इसके लिए हमें कई तरीके खोजने पड़ेंगे। 2000 कोविड-19 के बाद की जो परिस्थितियां बनी है जी, आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे कामगार, श्रमिक जी, जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे वो अपने गांव की ओर चले गए। और अभी मुझे तो नहीं लगता कि वो साल भर तक वापस शहरों की ओर रुख करेंगे। तो एक गांव में ही अब उन सबको शिक्षा, उनके बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है जी, आपके चैनल के माध्यम से कि रोजगार परक शिक्षा गांव में ही मुहैया कराई जानी चाहिए। और हमारी जो बंद हुई और जर्जर अवस्था में पड़ी हुई ITI है जी, उनको वापस पुनर्जीवित करनी चाहिए। और ऐसी शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए गांव गांव में जो स्वरोजगार को बढ़ावा दे और जो आत्मनिर्भर बनाए अपने बच्चों को। जी डॉक्टर गादिया, उसमें से जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे तो जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां इस कोविड-19 की वजह से चुनौतियां न आई हों,
लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विशेष चुनौती है और हमने शुरुआत में यह कहा कि जमीनी व्यक्ति ही इस पर कोई दिशा, कोई विजन रख सकता है। जो बात आपने कही, प्राइम न्यूज पर इस वक्त लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख सुन रहे हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग आपको देख सुन रहे हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का संचालन आप कर रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया कि सरकार को उस सिस्टम को रिवाइव करना चाहिए जो सिस्टम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहा था। हम आपसे विशेषकर जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम और पहलुओं पर बात करें और विस्तार से बात करें, कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने यानी आपके संस्थान ने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए। यानी जो चिंता आप जैसे व्यक्ति के भीतर है कि शहर के छात्र तो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे बहुत बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपका संस्थान कैसे बना रहा है कि शहरी बच्चों को भी शिक्षा मिले डॉक्टर साहब, और ग्रामीण बच्चों का भी कोई अहित न हो, इस बारे में कुछ बताएंगे तो प्राइम न्यूज के दर्शक और खासतौर से वो लोग जो आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं वो कुछ अच्छी जानकारी ले पाएंगे, उन तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाएगी। प्लीज बोलिए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेवाड़ विश्वविद्यालय और मेवाड़ संस्थान में लगभग हमारे पास 12,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें 90% बच्चा गांवों से ताल्लुक रखता है और गरीब घरों से ताल्लुक रखता है जी। तो इसलिए हमारी चिंता स्वाभाविक है कि हम उन गांव के बच्चों तक इस शिक्षा को कैसे पहुंचाएं। इसका एक मिक्स मॉडल हो सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जी कि पुराने जमाने में हम कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से एजुकेशन करते थे, पत्राचार माध्यम से जी। जहां हम इंटरनेट से पहुंच सकते हैं वहां हम इंटरनेट से ऑनलाइन क्लासों से पहुंचेंगे, वीडियो से पहुंचेंगे, नहीं तो हम पत्राचार के माध्यम से बच्चों को असाइनमेंट देकर एजुकेशन करेंगे। और जो बाकी का जो गैप बच जाएगा उस गैप में हम जानते हैं कि हम एक क्लस्टर सिस्टम करा सकते हैं जी, जिसमें कि 4-5 गांव के बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, अपनी शारीरिक दूरी को मेंटेन करते हुए, और हमारा टीचर वहां जाकर उनको पढ़ाई करा सकता है जी। और ये छोटे छोटे गांव में क्लस्टर्स बना के और टीचर्स को वहां भेजकर एजुकेशन पूरी कराई जा सकती है। जब तक कि ये कोरोना का संकट चलता रहेगा तब तक इस तरीके से हम शिक्षा को पूरी करा सकते हैं जी। और जो मैं कह रहा हूँ गांव गांव में जो ITI पड़ी हुई है और वो उनकी दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है, उन ITI को वापस रिवाइव करके जी, और जो प्रैक्टिकल यानी कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन करनी है वो उनके माध्यम से कराई जा सकती है। और डॉक्टर गादिया, मुझे ऐसा लगता है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय के हमारे सारे अध्यापक जी इस बात के लिए तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम गाँव में जाकर उन बच्चों को वहाँ पर शिक्षित कर सकते हैं, और बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से जी हम ये शिक्षा पूरी कराई जा सकते हैं। इसमें एक और भी है कि रेडियो सिस्टम वापस चालू करने चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी को रेडियो कनेक्टिविटी दी जानी चाहिए जी, जिससे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने लेक्चरर प्रोफेसर का रेडियो के माध्यम से लेक्चर करवा दें और बच्चों के प्रश्नोत्तर का जवाब दे सके जी। डॉक्टर गादिया जी, डॉक्टर गादिया, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, हम जानना ये चाहते हैं कि ये सब अभी कंसेप्ट या प्रस्ताव के स्तर पर ही है या फिर 1-2 राउंड की कोई बातचीत, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हो या फिर शिक्षा मंत्रालय के लेवल पर हो, UGC के लेवल पर हो या राज्य सरकार में शीर्ष नेतृत्व के लेवल पर हो, किसी जगह कोई हुई है क्या? क्योंकि बार बार जो हमारे मेडिकल फर्टर्निटी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ये जो संकट है यानी जो कोरोना वायरस है ये जल्दी कहीं जाने वाला नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण सुझाव आप रख रहे हैं कि ये पहल होनी चाहिए, इस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस की तरफ चलना चाहिए, एक रेडियो सिस्टम की बात आपने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है। क्या धरातल पर भी इसकी कोई तैयारी हो रही है? क्या कोई मशवरे आपसे मांगे गए हैं या बगैर मांगे भी आपने सरकार के अंगों तक पहुंचाए हैं क्या? नहीं, मशवरे मांगे जा रहे हैं। UGC
यूजीसी में इस लेवल पर बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, स्टेट अच्छा। गवर्नमेंट भी लग रही है। कल ही एक सेमिनार होने वाली है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जी। और हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी को वो स्वायत्तता प्राप्त होती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन अपने लेवल पर, अपने बच्चों का स्तर को ध्यान में रखते हुए दे, जी। तो वो हम अपने लेवल पर तो इसको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। अच्छा। और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में यूजीसी के माध्यम से भी इस पर बहुत जोर शोर से बात चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि रेडियो सिस्टम इसमें बहुत कारगर हो सकता है कि कहीं कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती तो रेडियो तो सब जगह पहुंच जाता है, और रेडियो के थ्रू अगर हम एजुकेशन सिस्टम को सप्लीमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टीचर क्लस्टर सिस्टम में गाँव में चला जाए और उन बच्चों को एजुकेशन दे। मेरा ये मानना है कि गाँव का एक भी नौजवान बच्चा शिक्षा की सुविधा से दूर नहीं रहना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी चिंता गांव के नौजवानों की है क्योंकि 70% भारत गांव में बसता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और हमें लगता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम युवा जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो आपके विश्वविद्यालय, आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, या जो इंटरेस्टेड हैं आने वाले वक्त में, या फिर वो जो शिक्षा के क्षेत्र में इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वो अगर आपकी बात को इस वक्त सुन रहे होंगे तो उन्हें आगे के खाके के बारे में एक बड़ा अंदाजा लग रहा होगा। और हम जानना ये चाहते हैं कि युवाओं को लेकर आपका एक विशेष फोकस रहा है, और दरअसल इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना, इसके ओरिजिन के पीछे ही आपकी युवाओं को लेकर एक बड़ी सोच रही है। अब डॉक्टर साहब, होता यह है कि किसी भी हिस्से के दो पहलू होते हैं, एक वो जो आप सोच रहे हैं और जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दूसरा वो जिनके लिए ये एग्जीक्यूट होना है। आप चूंकि लगातार युवाओं के संपर्क में रहते हैं और अभी आपने जिक्र किया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 12,000 स्टूडेंट्स हैं, हमें ये बताइए कि युवाओं की सोच क्या है, उनके जहन में किस तरह के मसले हैं, वो क्या चाहते हैं, इस कोविड-19 के बाद की चुनौतियों को वो कैसे देख रहे हैं, और उनके किस किस्म के सुझाव जो है वो आप जैसे शिक्षाविदों के काम आ रहे हैं। इस पर अगर कुछ रोशनी डालेंगे तो हमें यह अंदाज लगेगा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जो युवा है उसके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, युवाओं में पूरा जोश है और कोविड-19 के बाद भी पढ़ने के बारे में, सीखने के बारे में और आगे बढ़ने के लिए युवा लालायित है। युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। मैं लगभग 12,000 युवाओं के बीच में रहता हूँ जी, और मुझे उनकी पल पल की सूचना रहती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, चाहे वो बिहार का बच्चा हो, चाहे वो झारखंड का बच्चा हो, चाहे वो नागालैंड का बच्चा हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, सभी युवाओं में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। और ये जो चुनौती हमारे सामने आई है उसको हमें अवसर में परिवर्तित करना चाहिए जी। युवा तो हर तरीके से सहयोग करने को तैयार है। जो हम बुजुर्ग लोग हैं, हमें चाहिए कि हम युवाओं को वो सब मौका दें जो वो चाहते हैं। ये परिस्थिति आई है, थोड़े समय बाद चली जाएगी जी, लेकिन इस परिस्थिति में भी हमें कमजोर नहीं होना है और युवाओं के जोश को ठंडा नहीं होने देना है। इस देश में 70 करोड़ युवा है। अगर हम उनको ठीक से मार्गदर्शन दे सके, उनको ठीक से प्रोत्साहित कर सके और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त कर सके, तो यह देश विश्व में कुछ भी कर सकता है। जैसा मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है जी, तो हम तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सरकार आत्मनिर्भर होने की कोशिश करे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएगी। और इतना पोटेंशियल हमारे पास है, हमने पहले करके दिखाया है डॉक्टर गादिया, और आगे भी हम करके दिखाएंगे, ऐसा भरोसा है। हम एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर गादिया, हम एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं और वो सवाल है आत्मनिर्भरता, रोजगार और रोजगार परक शिक्षा को लेकर। हमें ये बताइए, प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये बताइए, जैसा कि हमने कहा कि लाखों करोड़ों दर्शक और आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम लोग, तमाम छात्र, उनके अभिभावक, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तमाम व्यूअर आपको देख सुन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होगा? अब देखिए कंट्राडिक्शन क्या है डॉक्टर गादिया, कि सरकार भी ये मान रही है कि आने वाले वक्त में रोजगार का संकट होगा। अब तक
जो तमाम सर्वे हैं अधिकृत अनाधिकृत, वो ये बता रहे हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा जॉब्स चली गई हैं। आपने एक खाका बताया ही कि हमें किस तरह की एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और इन चुनौतियों से निपटना है। आपका संस्थान बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज चलाता है जो स्पेसिफिकली रोजगार परक है, जिनसे रोजगार मिलता हो। तो देश में जॉब्स का संकट, आत्मनिर्भर बनने की चुनौती और ऐसे कोर्सेज जो हमें रोजगार के लिए तैयार करते हो, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा डॉक्टर गादिया? इस पर कुछ रोशनी डालिए, जिससे कि थोड़ा सा रोजगार को लेकर हमारे युवाओं के भीतर जो निराशा है, उनमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का दोहन उतना नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति कैसे बनेगी, इस पर जरा अगर कुछ विश्लेषण रखेंगे तो हमें लगता है कि युवाओं को कुछ अच्छा सीखने समझने को मिलेगा। इस चैलेंज से हम कैसे निपटें? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। अब तक जो हमारी शिक्षा है, वो शिक्षा अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वह थी कि हम नौकरी के लिए बच्चे तैयार कर रहे थे। स्पेशली हम प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल्स के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये हमारे लिए एक अवसर आया है कि हम अपने गांवों को सुदृढ़ करें, अपने गांवों को आत्मनिर्भर करें। हम हर छोटी जगह पर कौशल विकास की ऐसी योजनाएं तैयार करें जिससे कि गांव का व्यक्ति गांव में ही आत्मनिर्भर हो जाए, उसे शहरों की तरफ आने की जरूरत ना पड़े। और ये जो अभी दयनीय परिस्थिति आपने अभी देखी पिछले 56-57 दिनों में, वो आगे देखने को न मिले। इसके लिए ये जरूरी है कि गांव आत्मनिर्भर बने और गांव में ही हम हर तरह की सुविधा जुटाएं। अच्छा स्कूल हो, अच्छा ट्रेनिंग सेंटर हो और छोटे छोटे कुटीर उद्योग हमारे, जो जिसमें कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, गांव में बैठकर ही आदमी काम कर सकता है जी। कृषि के सेक्टर में और भी तमाम व्यवसायों में हम लोग ये काम कर सकते हैं और हमें ये काम करने पड़ेंगे, तभी हम रोजगार की समस्याओं से दूर होंगे। अभी हम एक करोड़ों लोगों की फौज हर साल नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं। नौकरियां अब न प्राइवेट सेक्टर में है न गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये बात सबको समझनी होगी। बिल्कुल सही है। हमें जापान का, हमें हांगकांग का, हमें सिंगापुर का, हमें चीन का ये सब मॉडल अपनाना पड़ेगा कि घर घर में हमें उद्योग, छोटे छोटे उद्योग तैयार करने पड़ेंगे जी। और छोटे छोटे चीजें घर में बैठकर ही लोग करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाए और शहरों की तरफ कम से कम भागे, तो हम शायद इस बड़ी चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे। शिक्षण संस्थाओं का पूरा ध्यान जी इस बात पर होना चाहिए कि हम कैसे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा कर दें और बच्चों को स्वरोजगार की स्थिति में ले आए। ये हमारे सभी कोर्सेज का ये मोटिव होना चाहिए। अभी जी। हमें ग्रेजुएट की, पोस्ट ग्रेजुएट की बड़ी फौज तैयार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम थोड़ी शिक्षा दें लेकिन गुणवत्तापूर्ण दें और उसको रोजगार के साथ जोड़ दें। वह अपने घर में बैठकर, अपने गांव में बैठकर अपना गुजारा खुद कर सके, अपने 4 लोगों को, 4 मित्रों को अपने साथ जोड़ सके। ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। सरकार भी इसमें अगर हमारा सहयोग करेगी जी तो और अच्छा रहेगा। लेकिन समाज में बड़ी ताकत है साहब, समाज बड़ा है, सरकार भी समाज का एक अंग है जी। इसलिए अगर समाज सोचता है कि हमें अपने नौजवानों को अब रोजगार के साथ जोड़ना है, अब शहरों की नौकरी के लिए लंबी लाइन में नहीं लगाना है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जी जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, जो अभी पिछले 10 सालों से पहले तक उन्होंने अपने घरों में यही कह रखा था कि हमने बच्चों को नौकरी नहीं करानी, हमने अपने धंधों पे बिठाना है। हम अपने काम धंधों पे बिठाए, अपनी कृषि पे बिठाए जी। अपनी जो पारंपरिक सेवाओं का जो कार्य था उसमें वापस निपुणता लाए और गांवों को मजबूत करें, तो अपने आप रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी जी। मुझे तो लगता है रोजगार की समस्या ये हमारे लिए डॉक्टर गादिया जो आप कह रहे हैं हमें लगता है कि यही विजन या यही विचार उस आत्मनिर्भर भारत की सोच की तरफ जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि समाज में बड़ी ताकत है,
यकीनन समाज में बड़ी ताकत है और समाज ने कई प्रयोग इस देश में किए हैं, ऐसे प्रयोग जिनका अनुकरण सरकारों को करना पड़ा है। अलग बात है कि देर सवेर सरकारें उस मूल से भटक गई हों, लेकिन एक अच्छा विश्वास और एक अच्छा विजन वही है जो हमें भटकाव से हटाकर फिर रास्ते पर ले आए। डॉक्टर गादिया, एक प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि हमने जितनी भी स्टडी, जितना भी रिसर्च आपके बारे में किया, आप एक प्रयोग धर्मी व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं और उसकी मिसाल हमें इस तरीके से मिलती है डॉक्टर गादिया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक शिक्षाविद हो जाए, एक यूनिवर्सिटी का संचालन करे, युवाओं को प्रेरित करे और एजुकेशन को लेकर विजन रखे। हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। यानी हम तो देखते हैं अक्सर कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है वो बिल्कुल एक अलग दिशा में ही सोचता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर शिक्षा को लेकर या युवाओं को लेकर इतना संवेदनशील हो जाए, ये सोच, ये जहन, ये जहनियत कहां से आपके भीतर आई और इस जहनियत के साथ मैसेज क्या है इस चुनौती में, इस चुनौतीपूर्ण वक्त में प्रयोग की कितनी जगह व्यक्ति को अपने भीतर बचानी और बनानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरे मन का सवाल किया। ये मैं पिछले 20 साल का मेरा सफर है कि जब मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ठीक ठाक करने लगा तो मुझे लगा कि मुझे नौजवानों के बीच में काम करना चाहिए जी, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर इस देश का नौजवान तैयार खड़ा हो गया जी, उसमें आत्मविश्वास बढ़ गया तो इस देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर इस देश के नौजवानों के साथ उनको भगवान मानते हुए उनकी सेवा करें, उनमें आत्मविश्वास बढ़े, उनको रोजगार के साथ जोड़ें और उनके चेहरों पर खुशियां लाए, तो इससे बड़ा और ईश्वरीय कार्य कोई नहीं होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस क्षेत्र में कूद पड़ा और ईश्वर ने बड़ा आशीर्वाद दिया, स्वामी जी की कृपा रही और आज 12,000 विद्यार्थी जिसमें 90% गाँव के और गरीब घरों से संबंध रखते हैं, वह हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमसे प्रेरणा पाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसी वजह से मैं ये सब काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें एक आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। नहीं डॉक्टर गादिया, तो ये तो व्यक्तिगत तौर पर आपको विवेकानंद के विचारों ने प्रभावित किया, लेकिन जो मेरा प्रश्न था कि ये एक व्यक्ति के नाते तो आपके भीतर एक प्रयोग ही था। हम जानना ये चाह रहे हैं कि आज के दौर में या आज के युवा में वो संभावना कितनी बची है? आपको क्या लगता है इस चुनौती में प्रयोग करने चाहिए अभी भी किसी भी युवा को अपने भीतर की चीज को नहीं रोकना चाहिए या फिर थोड़ा थमना चाहिए, इस वक्त को गुजरने देना चाहिए, उसके बाद जो किसी भी व्यक्ति के भीतर की प्रयोग धर्मिता है उसे सामने लेकर आना चाहिए? आप अपने निजी तजुर्बे से क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो एक बात कहता हूं कि ये संक्रमण का समय है, तकलीफ का समय है, इसको थोड़ा चुप, थोड़ा शांति करते हुए अपने घर परिवार को की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए और मित्रता के साथ और सावधानी से जी अपने काम को करना चाहिए। बहुत अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए और कोई बहुत अधिक प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे पैरों पे खड़ा हो जाऊं और अपने परिवार के लिए एक संबल बनूं, उस पर एक बोझ न बनूं और थोड़ा बहुत करते हुए मैं इस मुश्किल समय को बाहर निकाल दूं, यही नौजवान को भी करना चाहिए। संबल बनने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि बोझ बनने की या निर्भर होने की कोशिश हो। डॉक्टर गादिया, हम ये जानना चाहते हैं, हमने जैसा कि आपको बताया कि जब रिसर्च कर रहे थे हम, तो हमें यह भी जानकारी मिली, आपने खुद भी बताया कि 12,000 युवाओं के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में आप रहते हैं और एक तरह से पूरे भारत के जो युवा हैं असल मायने में उन सब से 1-to-1 परिचय या फिर उनकी भावनाओं को समझने का मौका, उनकी अपेक्षाओं को समझने का मौका आपको मिलता है। स्वाध्याय के आप बड़ा शौकीन हैं, एक तो हमें ये बताइए कि ये स्वाध्याय कितना कर पाते हैं आजकल, कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और एक व्यक्तित्व के तौर पर इस कोरोना काल ने आपके भीतर कितना परिवर्तन लाया है और व्यक्तिगत जीवन में आप आने वाले दिनों में कैसी चुनौतियां देख रहे हैं? जो रूटीन पहले था तकरीबन वही रूटीन है
या फिर अब कुछ रूटीन पर विराम लगी है, कुछ नए तरीके इजाद किए हैं? पहले जितना लोगों से मिल रहे थे अब उतना कम मिल रहे हैं, क्योंकि बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। सरकार भी कह रही है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी वैक्सीन है, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर कोई अभी वैक्सीन नहीं है। तो हमें एक तो स्वाध्याय के बारे में बताइए, दूसरा इस कोरोना ने निजी तौर पर आपके भीतर क्या बदलाव लेकर आए हैं, इसके बारे में बताइए। स्वाध्याय तो मेरा अभी भी जारी है, बल्कि मुझे कोरोना का ये जो काल निकला उसमें बहुत समय मिला। मैंने पूरी एक पुस्तक लिखी है जो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। कश्मीर पर मैंने पूरी किताब लिखी है जी। कश्मीर में मैंने 5 साल कश्मीर में काम किया जी। लगभग 2000 परिवारों से मेरा संबंध रहा, और कश्मीर के युवाओं को हम कैसे दिशा दे सकते हैं और कैसे उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सकते हैं, इस पर मेरी पूरी एक पुस्तक आने वाली है जो मैंने अभी पूरी लिखी है, कल ही उसको कंप्लीट की है जी। तो स्वाध्याय मेरा जारी है। इसके अलावा ये जो 55-57 दिन का समय निकला है जी, इस समय में मेरी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया है। अब मैं कुछ परिवार में भी समय देने लगा। उससे पहले मैं परिवार में समय नहीं देता था, लगभग 14-15 घंटे में बाहर ही काम करता था। तो अब मुझे लगा कि मुझे घर में रहकर भी सारे काम को सुपरवाइज करना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जी। पहले मैं सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलता था, अब मैं स्काइप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ जी, और कुछ समय परिवार के लिए भी देता हूँ। और बाकी रहा सवाल, मेरी अपनी जो सोच है नौजवानों को लेकर, मैं बहुत आशावादी हूँ जी, और मैं ये मानता हूँ कि नौजवानों को आप समय दीजिए। उनकी एस्पायरेशंस, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उस पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद उनको मार्गदर्शन करिए जी। उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उनको उनके साथ जीने की आवश्यकता है, और उनके साथ जीते हुए, उनके साथ चलते हुए उनको पता ही न लगे और आप उनका मार्गदर्शन कर दें और उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए तो बात बनती है। यानी उपदेश से कहीं ज्यादा उपयोगी वो स्थिति होती है जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर गादिया, वक्त का एक तकाजा है, आप जानते हैं हम बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर के हिस्से में हैं। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी सरकार हो, या कोई भी व्यक्ति हो, संस्थान हो, वो हमेशा अपने कुछ लक्ष्य रखकर चलता है। हम कार्यक्रम के आखिर में ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर गादिया के आगे के लक्ष्य क्या हैं, और दूसरा कोई मैसेज अगर आप प्राइम न्यूज के जरिए अपने फॉलोअर्स को, चाहने वालों को, प्राइम न्यूज के दर्शकों को देना चाहते हो तो प्लीज आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरी आगे की योजना तो यही है कि मैं अधिक से अधिक नौजवान बच्चों में आत्मविश्वास का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ना चाहता हूँ। वो मैं पूरी जिंदगी बढ़ता रहूंगा जैसे मुझसे बनेगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी मित्रों को, सरकार को, कि ये समय है, चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करें जी, और सुरक्षित रहें, शारीरिक दूरी बनाते हुए निराश न हो, आगे बढ़ने की ओर कदम रखें। हम अंतोत्गत्वा हम विजयी होंगे, और यदि हम अपने नौजवानों को अपने साथ ले गए तो हम विश्व विजेता बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गादिया, प्राइम न्यूज को अपना समय देने के लिए और प्राइम न्यूज के जरिए तमाम बातें कहने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गादिया, जो एक मशहूर और वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। शिक्षा को लेकर आगे किस तरह के विजन की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उन्हें क्या करके एड्रेस किया जा सकता है, इस पर वो अपनी बात रख रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच